हेलो ऑल। अभी तक हमने देखा कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कैसे करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आपने ईआईसी एनालिसिस को स्टडी किया। ईआईसी इज़ योर इकोनॉमिक इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस, जिसमें आपने रेशियोज़ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी का डिसीजन लिया। नेक्स्ट वन इज़ योर्स टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में जिसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट बनाए। जो चार्ट थे आपके point figure chart, bar chart, etc. Now we are going to study कि how shareholding pattern helps you investing in a particular stock. shareholding pattern किस लिए होता है? For example, like अब for a particular individual को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, तो उसके लिए कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करे। तो वो किस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करे? तो ही रिलाइज ऑन शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। तो पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न को स्टडी करने से पहले लेट्स स्टार्ट कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसका कितना शेयर होता है और कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है और किसका शेयर होल्डिंग पैटर्न इंडिविजुअल्स को एज एन इन्वेस्टर देखना है। तो सबसे पहले देखिए हेयर प्रमोटर एंड प्रमोटर्स ग्रुप। तो बेसिकली ये प्रोमोटर एंड प्रोमोटर्स ग्रुप में आपके जो शेयर्स होंगे दैट इज़ योर 75% मैक्सिमम। 75% जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज़ फॉर अ लिस्टेड कंपनीज अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये जो सीलिंग है दैट इज़ ओनली फॉर अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनीज। आप देखेंगे जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है किसी किसी में मोर देन 75% का जो शेयर है, शेयर किसके पास है? प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर्स ग्रुप। अब प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर्स ग्रुप्स में कौन कौन आते हैं देख लीजिए। प्रोमोटर्स हु फ्लोटेड कंपनी, प्रोमोटर्स रिलेटिव और डोमेस्टिक और फॉरेन, एनी पर्सनल हु इज़ रिलेटेड टू दी फॉरेन। ओके, और इनकी कंपनीज भी हो सकती हैं जिसका जो शेयर है में प्रोमोटर्स के पास है। नेक्स्ट 75% जो प्रोमोटर्स के पास मैक्सिमम है। नेक्स्ट वन इज़ योर पब्लिक ग्रुप। का मीनिंग क्या है? पब्लिक ग्रुप मीन्स जो हम जैसे लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए जो सीलिंग है दैट इज़ 25%। ओके, तो इन दिस केस आपका जो सीलिंग रहेगा वो 25% मिनिमम रहेगा इन केस की कंपनीज में। ओके, तो अब पब्लिक ग्रुप में कौन कौन आता है? इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल बॉडीज शेयर होल्डिंग्स। इसमें जैसे आपने अंडर राइटिंग देखा होगा कि उसमें आता है कि 90% ऑफ सब्सक्रिप्शन पब्लिक के थ्रू होना चाहिए, और अगर उसमें कॉल नहीं होता तो रेस्ट ऑफ द शेयर्स आपके अंडर राइटर्स ले लेते हैं, तो दे ऑल्सो वर्क एज अंडर राइटर्स। और उसके बाद आता है पब्लिक, जो नॉर्मल लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ के कौन कौन हैं? ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं। दीज आर म्यूचुअल फंड कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, मनी मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड कमर्शियल ट्रस्ट। ओके, सो इन केस आप इस चार्ट को पूरा देखेंगे तो आपको यहाँ से विजिबिलिटी में आएगा कि लाइक सो let's see once again shareholding pattern, promoters, public group, listed companies, promoters, floated, institutional holdings, public group and then mutual fund company. अब इससे रिलेटेड हमारे पास ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें पता कैसे चलेगा किसने कितना इन्वेस्ट किया है किसी पर्टिकुलर कंपनी में? हाउ वी विल एबल टू गेट टू नो? तो सी आप देखेंगे जब भी आप किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं सो उस कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी भी कंपनीज को अपनी सारी एनुअल फाइलिंग्स फाइल करनी होती हैं। दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ एनएससी। एनएससी इंडिया की वेबसाइट है। ये जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है, ये जो मैंने लिंक शेयर किया है आप लोगों के साथ, दिस इज़ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जो आपकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दैट इज़ ऑफ द एनएससी ओनली। मीन्स एनएससी ने जो अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न डाला है कि उनकी कंपनीज़ में कितने शेयर होल्डर्स हैं और किसके हैं। सी नेम ऑफ द एंटिटी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब जब आप इसको स्क्रॉल करके देखेंगे, चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या है, तो ये पूरा एक फॉर्मेट है टेबल ऑफ समरी का। अब यहाँ पे देखिए, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। प्रोमोटर्स ग्रुप की जो शेयर होल्डिंग है
पब्लिक ग्रुप की शेयर होल्डिंग है, नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स, देन नॉन प्रोमोटर शेयर्स अंडरलाइंग शेयर्स हेल्ड बाय द एम्प्लॉय ट्रस्ट, ट्रेडिंग मेंबर्स एंड एसोसिएट, ये इनका सारा वोटिंग शेयर्स है, टोटल शेयर्स किसने हेल्ड किए हैं। तो यहाँ से आपको किसी, ये तो मैं अभी आपको सिर्फ एनएससी का बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको नॉर्मल कंपनीज का भी बताऊँगी। सी यहाँ पे आपको सारी लिस्ट मिलेगी कि नंबर ऑफ शेयर्स कौन कौन है और कौन कौन इन शेयर्स को होल्ड करता है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्वार्टरली देनी होती है। दिस इज़ द केस ऑफ द एनएससी। ऐसे ही आपको हर किसी कंपनी में आपको ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है क्वार्टरली आपकी रिटर्न फाइल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट एनुअली फाइल करते हैं, इस केस में लिस्टेड कंपनीज को अपनी क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट करने होते हैं। पहले ये विदाउट फाइलिंग नॉर्मल फाइलिंग्स में होता था, लेकिन अब ये XBRL सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ओके, नाउ दिस इज योर एनएससी न्यू वेबसाइट। आप जब चेक करेंगे तो आपको दो वेबसाइट मिलेंगी, एक होगी www.nscindia.com और एक जो अभी आपकी लेटेस्ट वेबसाइट है दैट इज़ योर nscindia.com। ओके, तो दिस वन इज़ योर लेटेस्ट। अब इसमें देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न डिफरेंट कंपनीज का है। जिलेट इंडिया, देन रिलैक्सो, रेमेंड, आपको बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज मिल जाएंगी। और इनका देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे है। जिलेट का प्रोमोटर एंड प्रोमोटर्स का 75% है, पब्लिक का 25%। एंड देन दिस वन XBRL फाइल में लिंक होता है, इसके लिंक के थ्रू आप फाइल को डाउनलोड करके किसने कितने शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं कंपनीज में, आप वो सर्च कर सकते हैं। ओके, अब इसमें देखिए किन्हीं किन्हीं कंपनीज का, ये देखिए यूको बैंक 94%। जब यूको बैंक का 94% है तो व्हाट डज इट मीन, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, इन अ लिस्टेड कंपनीज विच इज़ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में आपके जो शेयर्स हैं दैट कैन बी मोर देन 75%। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो 75% मैक्सिमम सीलिंग है दैट इज़ फॉर नॉन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यूको बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इसके बेसिस पे आप अपना डेटा चेक कर सकते हैं कि किस में आपको इन्वेस्ट करनी है। ये फाइल मैं आपको खोल के दिखाती, बट XBRL सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपकी फ़ाइल कुछ इस तरह ओपन होगी, बट अगर आपके पास XBRL सॉफ्टवेयर है तो वो फाइल आपकी करेक्टली ओपन होगी, जिसमें आप डेटा को स्टडी कर सकते हैं। बट इन मीनवाइल हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है इन दी कैटेगरीज। सी ये देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे देखा आपके पास बहुत सारी कंपनीज है और सबकी हेडिंग्स देखिए, कंपनी नेम, प्रोमोटर एंड प्रोमोटर स्कोप एंड पब्लिक। मेन हमारे पास ये दो शेयर होल्डिंग है। नेक्स्ट है शेयर हेल्ड बाय एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट, और ये क्वार्टरली सबमिट होती है, तो ये 31 मार्च 20 का क्वार्टर है। इसके बाद 3 मंथ्स आफ्टर आपको न्यू डेट मिल जाएगी। अब इस केस में अगर आपको डाउनलोड करना है डेटा XLS का तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपकी एक्सेल फाइल जो भी जनरेट होगी। अगेन ये आपका नेम जो एक्सेल है वो फर्स्ट पेज जो आपका शो हो रहा था जिसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न था, ये उसी की एक्सेल शीट है। तो अब यहाँ पे देखिए आपके सारे कंपनीज़ के नेम, उनकी प्रोमोटर शेयर होल्डिंग, उनकी पब्लिक शेयर होल्डिंग, शेयर्स वो कितना हेल्ड करते हैं, शेयर्स हेल्ड बाय द एम्प्लॉयज़ कितना है, ये से सारा डेटा आपके पास ईजिली अवेलेबल होगा। तो इसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ क्या है। अब जैसे यहाँ पे यूको बैंक का आपका 94 है, ऐसे बहुत सारी होंगी कंडीशंस जहाँ पे आपका मोर देन 75% आपको डेटा मिल जाएगा। सी बैंक ऑफ इंडिया 89%, ITI लिमिटेड 90%। ओके, सो दिस वन इज ICICI सिक्योरिटीज 79.22%. So it depends on the nature of your company. Now come to the website. इस वेबसाइट में अब आप देखिए यहाँ पे कंपनी का नेम और कंपनी सिंबल दो चीज़ें हैं। अगर आपको किसी कंपनी का देखना है और आपको उसको स्टडी करना है तो आप यहाँ से उसको 1 मंथ 1 डे करके आप सर्च कर सकते हैं। ओके, तो दिस वन इज़ योर इक्विटी और दिस वन इज़ योर SME। अगर SME की इन्वेस्टमेंट देखनी है तो आप उसके बेसिस पे भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट हाउ टू चेक दी इन्वेस्टमेंट। अब आप पूछेंगे कि आप इस वेबसाइट पे, ये तो डायरेक्ट लिंक है, अगर आप खुद से जाना चाहते हैं इस वेबसाइट के लिंक पे देन सी
सबसे पहले आप NSE इंडिया, देन ग्लोबल फॉर्म में जाएंगे, देन कंटेंट में इन्वेस्टर रिलेशन एंड देन क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी ओपन होगी। NSE इंडिया जो आपकी न्यू वेबसाइट है, देन कंपनीज लिस्टिंग, हेड पे जाइए, देन कॉर्पोरेट फाइलिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपकी वो पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब आते हैं BSE पे। जैसे ही आप BSE की वेबसाइट खोलेंगे, BSE का जो ओवरव्यू है शो करने का वो थोड़ा डिफरेंट है। दे गिव अस सिक्योरिटी कोड हेयर, आप इसके पास सिक्योरिटी कोड शेयर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको गुड ईयर का देखना है, ठीक है, तो गुड ईयर का हम यहाँ पे कोड डालेंगे 500168 सी गुड ईयर आ गया। यू विल सेलेक्ट दिस। अनाउंसमेंट पीरियड आप चेक करेंगे कि कब कब का चाहिए आपको क्वार्टरली। मैं लास्ट 1 ईयर का चेक करना चाहती हूँ। देन इंडस्ट्री, आपकी ये इंडस्ट्री अगर आपको पता है तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी नेम डाल दिया है तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। अब नाउ सी गुड ईयर की जो कंपनीज हैं ऑटो टायर एंड रबर में डील करती है, तो इन्होंने जो क्वार्टर एंडिंग कैसे शुरू हो रहा है देखिए, जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरे 1 ईयर की जो है क्वार्टर एंडिंग की इनकी क्या है, ये आपकी रिपोर्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद अब ये गुड ईयर आ जाएगा। यहाँ से आप नीचे देखेंगे इनका पैटर्न, ये देखिए, प्रमोटर्स ग्रुप 74%, पब्लिक ग्रुप 26%, ओके, एंड द टोटल इज 100%। ये टोटल आपका हमेशा 100% रहेगा। पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं, प्रोमोटर्स के पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, यानी नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1 है, और 1 शेयर होल्डर के पास आपके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं दिस वन, देन पब्लिक इज दिस वन एंड द नंबर ऑफ शेयर्स इज दिस। मीन्स ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, नाउ यू नो हाउ टू स्टडी और हाउ टू चेक द शेयर होल्डिंग पैटर्न की किस किस की इन्वेस्टमेंट है। नाउ कम टू दी अदर वेबसाइट की, इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं वी नीड टू नो समथिंग मोर, तो आप अपनी सेबी की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। सेबी की जो वेबसाइट है वो आप चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर्स आपके यहाँ मिल जाएंगे। अब जैसे कि अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग, मैंने सिर्फ शेयर होल्डिंग करके सर्च किया है, तो दिस वन इज हाउ इज द मैक्सिमम पब्लिक शेयर परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग इन अ लिस्टेड कंपनी डिफाइंड। देन आपको यहाँ पे देखिए डेटा मिल रहा है एटलीस्ट 20% ऑफ द शेयर कैपिटल टू बी हेल्ड एंड इज 75% अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनीज। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल सकते हैं। सो यू कैन चेक हेयर ऑल्सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी की आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हमने देखा कि हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में इन्वेस्ट कैसे करना है। अब हम देख रहे हैं कि इसको हम स्टडी कैसे करेंगे। ओके, स्टडी और यू कैन से द इम्पॉर्टेंस ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न। लेट्स टेक मी एज एन इन्वेस्टर, और मुझे कोई नॉलेज नहीं है मार्केट की, तो आई गो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक कि हमारा जो प्रोमोटर्स कंट्रोल है दैट इज़ डाइवर्सिफाइड और नैरो। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफाइड और नैरो? डाइवर्सिफाइड मीन्स that there is more than the one person as a promoter in a promoters group. For example, not a single person is holding all the share of a particular company, तो वो आपका डाइवर्सिफाइड होगा। तो जितना डाइवर्सिफाइड होगा, गुड प्रेजेंस ऑफ आपके इन्वेस्टर्स होंगे ऑन दी बोर्ड, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। ओके, बिकॉज अगर एक सिंगल है तो वो अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगा, बट इन केस द प्रोमोटर्स ग्रुप इज अ मोर डाइवर्सिफाइड, तो वो उसमें प्रॉपर डिसीजंस लेने के या फिर गुड डिसीजंस लेने के, इंटेलेक्चुअल डिसीजंस लेने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कि एक कंपनी में आपके डाइवर्सिफाइड प्रोमोटर्स कंट्रोल है और एक में नैरो प्रोमोटर्स कंट्रोल है, तो ये आपका एक फैक्टर हो सकता है इन्वेस्टमेंट का कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके यहाँ पे मैंने एक लिंक शेयर किया है जिसमें आपके प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन एंड लॉक इन रिक्वायरमेंट्स हैं कि प्रोमोटर क्या से कंट्रीब्यूट करेगा और उसकी जो कैपिटल है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम उसने, अगर मान लीजिए 60% इन्वेस्ट किया है या 70% इन्वेस्ट किया है, तो वो 70% उस प्रोमोटर्स का कितने दिन के लिए उसके पास लॉक इन रहेगा,
कब वो उनको धीरे धीरे रिलीज़ कर सकता है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर दिस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, आपके जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं पब्लिक ग्रुप में, जो एक कैटेगरी है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होती है। उसमें इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आपके पेंशन फंड्स, मनी मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कमर्शियल ट्रस्ट एक्सेट्रा आते हैं। ओके, तो जब भी वो शेयर्स परचेज करते हैं, दे परचेज शेयर्स इन अ वेरी ह्यूज और यू कैन से लार्ज क्वांटिटी। तो उनका जो रिसर्च होता है उसी के बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं, दे इन्वेस्ट इन करोर्स। तो जब वो करोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दे विल डू दी प्रॉपर रिसर्च। तो जिस कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट रहेगा वो कंपनी इन्वेस्टमेंट पर्पज से मच मोर सेफर है इन कंपैरिजन विद दी अदर कंपनी जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन या तो ज़ीरो है या तो इक्वलेंट टू निल है। तो उस केस में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिसर्च आपकी हेल्प कर सकता है इन इन्वेस्टिंग अ पर्टिकुलर कंपनी। नेक्स्ट वन इज़ योर FII। FII इज़ योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको हेल्प करता है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि अगर आपका स्टेक ज़्यादा है या स्टेक कम है। तो इन केस अगर आपका, इसमें आपकी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा रहेगी कि आप कैसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स जो भी होते हैं इनका बोथ इंक्रीज और डिक्रीज स्टेक आपके लिए मैटर करता है। बिकॉज अगर इनकी इन्वेस्टमेंट कम है तो अगर ये एग्जिट भी करते हैं कंपनी से तो कंपनी के शेयर्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अगर डिक्रीज है इन दी स्टेक ऑफ दी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स तो उस केस में आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। बट इन केस ये डिक्रीज है तो इसका मतलब उनका स्टेक कम है तो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कंपनी में, एक ये डीमेरिट भी हो सकता है। बट इन केस इंक्रीज इसका वाइसी वर्सा है, अगर उनका स्टेक ज़्यादा है और वो एकदम से एग्जिट करते हैं कंपनी से तो कंपनी के जो शेयर्स के प्राइजेस हैं वो ड्रास्टिकली डाउन होंगे। तो इस केस में जो आपकी FIIs है उनका जो स्टेक है वो बोथ मैटर करता है, इंक्रीज और डिक्रीज, एंड दैट इज़ ऑन द इन्वेस्टर्स टू चेक कि उसको इंक्रीज में इन्वेस्ट करना है या फिर डिक्रीज स्टेक में इन्वेस्ट करना है। तो दिस इज हाउ FIIs इन्वेस्टमेंट्स हेल्प्स। नाउ देयर इज एन आर्टिकल ऑन दी ET मार्केट कि आपका ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न 75 to 25 था, देन उस केस में गवर्नमेंट की एक रूलिंग आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि हम 75 से ज़्यादा इंक्रीज़ करके उसको 85 करना चाह रहे हैं वो, तो सॉरी मिनिमम शेयर होल्डिंग 25 से इंक्रीज़ करके 35 करना चाह रहे हैं, और जो 75 प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है उसको 65 पे लाना चाह रहे हैं। तो इसके बेसिस पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उस पर सेबी ने बोला कि दिस इज़ वेरी टफ टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी, और उसके बेसिस पे उनको जो भी मेरिट्स और डीमेरिट्स थे वो सारे उन्होंने शेयर्स किए। और ये आर्टिकल अगर आप चाहें तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव शेयर द लिंक। इससे आपको पता चलेगा व्हाट आर द रीजंस फॉर विच द सेबी इज सेइंग डिफिकल्ट टू एनफोर्स न्यू पब्लिक होल्डिंग रूल। Now come to the next article. This one was printed in Business Today. This is also saying that minimum public shareholding at 35% impact the stock market liquidity. So this was proposed that shareholding pattern will be increased by our finance minister. So इसके pros and cons जो हैं वो आप यहाँ से आर्टिकल से स्टडी कर सकते हैं। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट थिंग। अब आपके पास प्रोमोटर्स कंट्रोल हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गया, FIIs हो गए, पब्लिक शेयर होल्डिंग भी हो गई। पब्लिक शेयर होल्डिंग आपको चेक करना है कि अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग का है तो ये पहले मैंने आपको 2 आर्टिकल्स बताए जिसमें था कि पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर 25% से 35% तक इंक्रीज होती है सो इट विल इम्पैक्ट मैनी कंपनीज एंड इट इज़ वेरी टफ टू टेक 10% from the promoters group and to give that particular 10% to publics. So now
अब इसमें कैसे ये इम्पैक्ट करेगा, अगर 10% आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंक्रीज़ करते हैं तो उसके लिए आपको प्रोमोटर्स ग्रुप की 10% को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। और जैसे प्रोमोटर्स के शेयर्स एग्जिट होंगे, कुछ शेयर होल्डर्स इसको नेगेटिव लेंगे, मार्केट इसको नेगेटिव लेगी और शेयर्स के प्राइस एकदम डिक्रीज़ होंगे, बिकॉज उनको ये लगेगा कि उनके शेयर्स की नॉलेज, वैसे भी जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं उनको शेयर्स की नॉलेज बहुत लिमिटेड होती है, और वो बेसिकली अपने शेयर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि या तो उनको किसी कंपनी में एज एन इमोशनली अटैचमेंट होता है, या फिर दूसरा जो पर्पज़ होता है कि वो विदाउट एनी स्टडी एंड ऑल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसे ही उनको लगेगा कि इसमें से कंपनीज एग्जिट कर रही हैं या फिर इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, तो दे विल स्टार्ट, जिन नॉर्मल शेयर होल्डिंग जो पब्लिक है वो कई लोग इन्वेस्टर्स उसमें से एग्जिट भी करने लगेंगे। तो इसमें जो हमारा है कि हमें देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए कि ये पब्लिक को, कि अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है मंथली, वीकली एंड ऑल, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर इंक्रीज़ हो रही है तो देर इज़ सम डिक्रीज, बिकॉज जो टोटल है वो तो 100% है। अगर आपका 10% शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स 10% आपका प्रोमोटर्स का डिक्रीज़ हो रहा है। तो धीरे धीरे प्रोमोटर्स हो सकता है कि एग्जिट कर रहे हो मार्केट से। ओके, सो दिस वन शुड बी वेरी मच सिग्निफिकेंटली स्टडीड कि इफ़ पब्लिक शेयर होल्डिंग इज इंक्रीजिंग तो कहाँ पे कितना % डिक्रीज़ हो रहा है, और वो जो डिक्रीज़ हो रहा है वो शेयर्स किसके डिक्रीज़ हो रहे हैं, मीन्स हु वन इज़ सेलिंग द कंपनी शेयर्स जो नॉर्मल पब्लिक के पास आ रहे हैं। सो दिस इज़ अगेन अ पर्टिकुलर point of concern for investing in a stock market. Next one is your pledge share. This is very important. What do you mean by pledge share? Pledge share में basically होता ये है that it is a kind of lien जिसमें आप अपने शेयर्स को किसी बैंकर के पास या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास प्लेज करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी टू रन योर बिजनेस और फॉर योर बिजनेस पर्पस। तो उस केस में जो आप अपने शेयर्स को प्लेज करते हैं तो वो आपका प्लेज शेयर कहलाता है। जब आप प्लेज शेयर को पढ़ेंगे तो देयर आर डिफरेंट टर्म्स विच यू आर गोइंग टू केम अक्रॉस। फर्स्ट वन इज योर मार्जिन कॉल, नेक्स्ट वन इज योर इन्वोकिंग प्लेज शेयर्स एंड थर्ड वन इज योर रिवोकिंग प्लेज शेयर्स। ओके, तो पहले इन पॉइंट्स पे जाने से पहले आई विल शो यू अ पर्टिकुलर आर्टिकल कि शुड अ पर्टिकुलर पर्सन अवॉइड कंपनीज विद एन हाई प्लेज शेयर्स। मीन्स मान लीजिए किसी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 70% शेयर्स हैं और उसने 70% में से 30% प्लेज शेयर कर दिए हैं, तो क्या उसको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये आपका डेटा है। दिस आर्टिकल विल बी वेरी बेनिफिशियल टू स्ट्रेंथन योर नॉलेज अबाउट शुड यू गो फॉर अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पर्पस और नॉट। ओके, तो नाउ लेट्स कम थ्रू दी डेफिनेशन वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ योर प्लेज शेयर। जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी आपके शेयर्स हैं, अगर प्रोमोटर्स इन नीड ऑफ कैपिटल हैं ईदर फॉर पर्सनल यूज और कंपनीज ग्रोथ, दे टेक लोन फ्रॉम NBFCs, और उस केस में उनको अपनी कोलेटरल जो भी देनी होती है, तो अपने अगर वो शेयर्स प्लेज करते हैं तो दे विल बी टर्म्ड एज प्लेज शेयर। नेक्स्ट मैंने आपको टर्म बताई थी मार्जिन कॉल। ओके, तो मार्जिन कॉल में क्या होता है कि आपको पता है कि शेयर्स के प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 प्राइस पर शेयर पे आपने लोन लिया था, नाउ द शेयर ऑफ प्राइस ऑफ योर कंपनी इज़ 90, सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 10 रुपीज़। पहले जो आपकी शेयर्स की वैल्यू 100 थी, अब 90 है, तो आपने जो लोन लिया है दैट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ द 100, तो 90 पे जब आया तो आपका जो प्लेज शेयर्स है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो आपको वो जो 10% का जो डिफरेंस है वो मनी पे करना होगा इंस्टीट्यूट को जिससे आपने लोन लिया है। तो उस केस में आपकी वो मार्जिन कॉल होती है, जो डिफरेंस अमाउंट आप पे करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज़ योर इन्वोकिंग प्लेज शेयर्स। इन्वोकिंग प्लेज शेयर में क्या होता है, जिनसे आपने लोन लिया है दी लेंडर्स, उनके पास राइट है अपने शेयर्स को, प्लेज शेयर्स को सेल ऑफ करने का, अगर प्रोमोटर्स फेल होता है उनको कैपिटल प्रोवाइड करने में। ओके, तो जो ये प्रोसेस ऑफ सेलिंग दो शेयर्स होता है दैट इज़ योर इन्वोकेशन। तो ये आपकी प्रोमोटर्स की स्टेक को भी रिड्यूस करेगा, बिकॉज जो भी उसने अपना लोन दिया है उसमें वो अपने शेयर्स को रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से अगर प्रोमोटर्स के शेयर्स सेल ऑफ होंगे तो आपकी जो कंपनीज के नॉर्मल प्राइस है उसमें भी आपके स्टॉक के प्राइस
फॉल होंगे। ओके, सो दिस वन इज़ योर invoking pledge share is a very bad thing for any kind of business. Next one is your revoking pledge shares. Revoking में pledge shares में क्या है कि जब कंपनी अपने शेयर्स को रीगेन करती है, रीगेन करने का मतलब है कि उन्होंने जो भी अपना लोन दिया है उन्होंने अपना लोन पे ऑफ कर दिया, और लोन पे ऑफ करने के बाद अपने सारे शेयर्स वापस ले लिए। तो ये जो है उस केस में आपके शेयर्स के प्राइस भी इंक्रीज़ होते हैं, आपके प्रोमोटर्स की स्टेक भी बनी रहती है, और ये डिफरेंस अब दिखता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ कंपनीज़ का डेटा शेयर हुआ है, जिस डेटा में यहाँ पे बैंक नहीं है, तो इन्होंने दिया है कि फोर्थ क्वार्टर में ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019 ये डायरेक्शन है, और क्वार्टर 3 में जो उन्होंने लिया था लोन प्लेज शेयर्स उसकी ये अमाउंट है। तो इसमें कितना % डिक्रीज़ है? क्वार्टर 3 में इमामी कंपनी के पास 47.58% जो उनका था प्रोमोटर्स वो प्लेज था, जिसको उन्होंने पे ऑफ करने के बाद 5.78 किया। इंडसइंड बैंक ने 26.38% अपने शेयर्स को प्लेज किया था, जिसको उन्होंने फुल पे कर दिया विद इन 3 मंथ्स, और उनका जो क्वार्टर गया 4 फाइनेंशियल ईयर उसमें उनका इन्वेस्टमेंट 0 रह गया। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टडी कि किनकी परसेंटेज ऑफ प्लेज शेयर डिक्रीज हुई है और किसकी इंक्रीज हुई है। सो दिस इज द डाटा विच इज़ कंपाइल्ड इज दी ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट प्रोमोटर शेयर्स विच वर पेड ऑफ। तो इमामी ने सबसे ज़्यादा पे ऑफ किए हैं, डीबी कॉर्पोरेशन ने अपना 1.21% ही पे किया है। सो दिस इज़ हाउ द प्रोमोटर्स प्लेज। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं कि ये कितनी स्पीड से अपना लोन पे ऑफ कर रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं ये अपना लोन अच्छे से पे ऑफ नहीं कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है नहीं इन्होंने अपने जो शेयर्स प्लेज किए हैं उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से किया और उसको पे ऑफ भी बहुत अच्छे से किया है, तो उस केस में आप इनको पे ऑफ इनकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टडी, और ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। In next class we are going to study about different terms of the chapter. Okay, till now, till then, take care.